चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हमको समझना है इसके फंडामेंटल बेसिक्स क्या है ना। इसका फंडा क्या है, किस किस टर्म का इस्तेमाल होता है, सारे टर्मोलॉजी को हमें समझना है। जब हम सारे टर्म को समझ लेते हैं तो 100% आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। हमें देखना क्या है, देखो हम पहले परसेंटेज पढ़ चुके, हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके, तो प्रॉफिट एंड लॉस बस इसी का थोड़ा सा विस्तार रूप है। ठीक है, हमने आपको बताया था इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू, ध्यान से समझना। हमने आपको बताया था इंक्रीजिंग वैल्यू और डिक्रीजिंग वैल्यू। अगर 10% बढ़ेगा, 10% अगर बढ़ेगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसका क्या होगा, 1/10। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 10 है तो 10 से ये क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। ये हमने आपको बताया था, अगर याद होगा तो। 10% अगर घटेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या था, 1/10। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 10 अगर पहले था तो 10 से 1 कम होकर के यह अब क्या हो गया, 9 हो गया। तो पहले बाद में, पहले बाद में, इस दो चीज का बहुत ज्यादा यहां पर अर्थ है। क्या अर्थ है इसको समझो। जब भी तुलना करते हैं, कभी भी तुलना करते हैं, तो हमेशा एक आधार होना चाहिए जिससे तुलना किया जाए। अब जिससे तुलना किया जाए वो हमारा हमेशा बेस होता है, और जिससे भी तुलना किया जाता है उसी को हम लोग बिफोर वाला बोलते हैं या पहले वाला बोलते हैं। बोलो बोलते हैं क्या? ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। बताओ, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, अगर 10% प्रॉफिट बोला, 10% प्रॉफिट बोला, तो इसका मतलब 10% बढ़ा के बेचेगा। सबसे पहले सोचो, पहले खरीदते हैं या पहले बेचते हैं? तो पहले खरीदते हैं, और जैसे ही पहले खरीदते हैं तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी हम लोग इसको छोटा सा नाम देते हैं, कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझना, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से कभी भी बढ़ा करके बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, और कभी भी घटा करके बेचेगा तो लॉस होगा। होगा कि नहीं होगा? चाहे वो 1 करोड़ का सामान खरीदे, चाहे वो 1 रुपया का सामान खरीदे। अगर 10 रुपया का सामान खरीद रहे हैं और 11 रुपया में बेच रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब क्या है, बढ़ा करके यानी प्रॉफिट लेकर के बेच रहे हैं। अगर 10 रुपया का सामान खरीद के 9 रुपया में ही बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉस में खरीद रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं, है ना। लॉस में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बात को समझना ध्यान से। तो दो चीज है, दोनों चीज का हम लोग को इस्तेमाल करना है। एक तो इंक्रीजिंग वैल्यू प्रॉफिट में इस्तेमाल होगा, और डिक्रीजिंग वैल्यू लॉस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, 10% यहां पर बोला बढ़ा हुआ है या इंक्रीज किया हुआ है या अभी प्रॉफिट है। इंक्रीजिंग वैल्यू का हर एक उस जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे जहां भी हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृद्धि हो रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ने का जहां भी हमें फीलिंग आएगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट के तरह या इंक्रीजिंग वैल्यू के तरह इस्तेमाल करेंगे। अब प्रॉफिट भी तो बढ़ने का बात बोल रहा है, तो जैसे बढ़ने का बात बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 10% अगर यह है प्रॉफिट ले रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है 10%। ठीक है, और जैसे 10% बोला लॉस हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो 10% प्रॉफिट बोला तो 1/200 तो इसका प्रश्न, इसका ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। अभी हम लोग डिनोमिनेटर को हमेशा पहले वाला बोलते हैं, यानी इससे हमेशा क्या करते हैं, तुलना किया जाता है। अगर ये 10 है तो 10 में 1 बढ़ा करके ये कितना में बेचेगा, 11 में, यानी ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो करेगा क्या? इसी तरह से बोला क्या, 10% लॉस में बेचा तो 10% लॉस का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होता है। अब 10 में अगर खरीदा तो 1 रुपया लॉस में बेचा, यानी 9 रुपया में बेचा होगा। यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और 9 यहां पर सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, टर्म क्या सब होता है इसको समझना ध्यान से। कॉस्ट प्राइस है सीपी, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उस प्राइस को, उस मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा है आपका सेलिंग प्राइस। दूसरा आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। हम लोग इसको छोटा में बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं एसपी। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है, यानी जितना में आप बेच दिए वो आपका क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग बेच देते हैं तो हमारे हाथ से सामान निकल गया होता है, फिर उस सामान पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। तो हमारा सामान पे अधिकार कब कब होता है, जैसे ही हमने सामान को खरीदा तभी से लेकर के
सामान को जब बेचा उस समय तक, उस बीच में जो भी घटना होता है उस पर हमारा अधिकार होता है। बोलो होता है क्या? अब अगर सोचो आप थोड़ा कि कॉस्ट प्राइस जितना में हमने वस्तु को खरीदा, अगर उससे थोड़ा सा बढ़ा करके बेचेंगे तो बताओ क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस से घटा करके वस्तु को बेचेंगे तो वहां पर क्या होगा? आपका लॉस होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ा करके बेचा तो प्रॉफिट, घटा करके बेचा तो लॉस। ध्यान से समझना। तरीका क्या होता है? समझते हम लोग सब कुछ हैं, हम लोग अपने लाइफ में कुछ भी जो करते हैं दैनिक जीवन में, खरीद बिक्री तो करते हैं, तो समझते सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम आ जाता है या क्वेश्चन बनाने का बारी आता है कि तो लगता है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स पढ़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें हार्ड होगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, समझना ध्यान से। कभी भी प्रॉफिट बढ़ा करके बेचेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और बढ़ा करके बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से ऊपर होगा। अगर घटा करके बेचेगा तो लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस बताओ कि क्या होगा? हमेशा इससे नीचे होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको पता चल जाता है प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस निकालना है तो क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ऐसा क्यों करते हैं भाई मेरे? सोचो थोड़ा। कभी भी बढ़ा करके बेचेगा तो दाम अगर ऊपर है, कॉस्ट प्राइस से दाम ज्यादा है, तो जो ज्यादा दाम वाला है उसी से ना नीचे वाला दाम को घटाएंगे। फिर लॉस में क्या होता है? लॉस में आप देखो सेलिंग प्राइस से ऊपर है कॉस्ट प्राइस, तो अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन ज्यादा दाम का है? बोलो कॉस्ट प्राइस। तो लॉस वाले में क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। बात आ रहा समझ में? ठीक है, अब क्या होता है यहां पर देखो, सारे टर्म को हमने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। बढ़ा करके बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, घटा करके बेचेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। बारी आता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, हमने परसेंटेज में आपको बताया कि किसी का भी परसेंटेज अगर निकालना हो, जिसका निकालना हो परसेंटेज, हमेशा उसको ऊपर रखो। प्रॉफिट हमेशा कहां रखो? ऊपर। और किसके संदर्भ में निकालना है, किसको बेस मान के निकालना होता है? तो हमेशा जो बेस मान के निकालना होता है वो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालना होता है। किसको बेस मान के निकालना होता है? कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि उसी से ना हम लोग तुलना करेंगे, ज्यादा कम है ना। तो प्रॉफिट बटे क्या लिखते हैं हम लोग? सीपी, गुना क्या कर देते हैं? 100। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के जगह पे एसपी माइनस कॉस्ट सीपी लिखा हुआ रहता है। एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुना 100। अब देखो ये कितना आपको हार्ड लग रहा है कि भाई इतना आपको रटना पड़ेगा। रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉस परसेंट आपको निकालना है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस ऊपर रखते हैं, नीचे में क्या रखते हैं? फिर से सीपी गुना 100। कुछ लोग सोचता होगा क्या कि यहां पर सर सीपी रखे तो इस बार एसपी रख देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी तुलना किया जाएगा तो हमेशा किससे तुलना किया जाएगा? बताओ, सीपी से ही तुलना किया जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट बराबर लॉस किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? सीपी के रेस्पेक्ट में, गुना क्या करते हैं? 100। बोलो, तो ये हमारा क्या निकल जाता है? लॉस परसेंट। कभी कभी आपको दिखने को ऐसा मिलेगा, क्योंकि लॉस के बारे में हमने आपको बताया सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुना 100। बताओ, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो बहुत हार्ड लग रहा है। देखो कुछ भी नहीं है, सीधा क्या करना है, कभी भी परसेंटेज आपको निकालना होगा, कभी भी परसेंटेज निकालना होगा, कभी भी लॉस परसेंट निकालना होगा, कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। ठीक है, तो ये सब करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि हो क्या रहा है। जैसे देखो कहा क्या जा रहा है कि 162 रुपया में सामान को खरीदा गया। ठीक है, 162 रुपया में सामान को खरीदा गया और 243 रुपया में सामान को बेच दिया गया। तो कॉस्ट प्राइस बोल रहा है 162 रुपया, सेलिंग प्राइस बोल रहा है 243 रुपया। अब अनड़ा आदमी भी बोल देगा, पगला आदमी भी बोल देगा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बोल तो बोलोगे ना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करने लग जाते हैं बताओ? हम लोग प्रॉफिट निकालने लग जाते हैं। पहले निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। बोलो लिखते हैं क्या? अब 243 में से 162 को घटाएंगे, 162 को घटाएंगे, आपका आ जाएगा 81 रुपया। फिर निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखते हैं 81 बटे 162 गुना फिर 100 और फिर निकालते हैं तो ये आपका आ गया 50%। देखो देखो आ गया क्या? लेकिन कभी भी आपको इस तरह का चीज़ दिया हुआ रहे, ये यहाँ पर रेशियो अभी फिलहाल नहीं था। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंट निकालना रहे तो कभी भी इस तरीका का आप इस्तेमाल मत करो। देखो किस तरीका का इस्तेमाल करना है इसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। किस तरीके का इस्तेमाल करना है इसको समझने का कोशिश करो। करना क्या है, इस दोनों का रेशियो निकाल लेना है। इस दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने का कोशिश करो। छोटा करने का क्या मतलब है, इस दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है। देख लो यहाँ पर ये 81 दूनी हो जाता है और ये 81 तिया हो जाता है। बताओ होता है क्या, 162 81 दूनी 162 81 तिया 243। देखो छोटा हो गया। आप बोलोगे ये सीपी 2 रुपया है तो सेलिंग प्राइस क्या है 3 रुपया है, यानी 162 रुपया जो नजर आ रहा था अभी 2 ही रुपया नजर आ रहा है और जो 243 रुपया नजर आ रहा है अभी 3 ही रुपया नजर आ रहा है। बोलो तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, तो आप बोलोगे लग रहा है कि 2 से 3 हुआ तो फायदा हुआ। एक फायदा हुआ कितना में, तो 2 में। हमेशा किसको बेस मान के चलना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को। तो 1/2 फायदा हुआ गुना कर 200, आंसर आ गया 50%। बात आ रहा समझ में। तो रेशियो निकाल लोगे, रेशियो निकालने के बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेशन को समझ लेते हैं सभी के बीच में। मार्क प्राइस भी आता है। मार्क प्राइस कब आता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में मार्क प्राइस आता है। हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा फायदा हो। तो कुछ ज़्यादा फायदा हो तो हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप कर देते हैं। मार्कअप करने का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा करके रख लेते हैं दाम, और ग्राहक को भी दिखा देते देखो तुमको भी डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट दे रहे हैं या मार्क प्राइस पे ही खरीद लिया तो बहुत बढ़िया बात है, खुशी खुशी जाओ, हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, है ना। तो लेकिन चलो फिर भी डिस्काउंट के बारे में भी समझते हैं। यहाँ मार्कअप भी आ गया और डिस्काउंट भी आ गया, तो सभी के बारे में थोड़ा सा एक बार रिलेशन समझ लेते हैं। और जब एक बार रिलेशन आपको समझ में आ गया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट सब आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ रिलेशन को समझना है। चलिए अभी देखो हमने 2 ही वैल्यू बताया, एक इंक्रीजिंग वैल्यू और एक डिक्रीजिंग वैल्यू। कौन कौन सा इंक्रीजिंग वैल्यू और कौन कौन सा डिक्रीजिंग वैल्यू है यहाँ पर समझना है प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और सबसे अंत में हम लोग क्या करते हैं बताओ, वस्तु को बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले वस्तु को खरीदते हैं और फिर सबसे अंत में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस। तो किसी भी हाल में ये हमारा इनिशियल प्राइस है, बताओ ये हमारा किसी भी हाल में इनिशियल प्राइस है और किसी भी हाल में ये हमारा फाइनल प्राइस है। बोलो है क्या, इनिशियल प्राइस किसी भी हाल में है और फाइनल प्राइस ये हमेशा किसी भी हाल में है। ध्यान से समझना सिर्फ, ठीक है। इस बीच में हम लोग क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं, जिसको कि हम लोग MRP बोलते हैं, मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इसके बारे में समझ लो, ये MRP आप लोग जब भी वस्तु जाते हैं खरीदने के लिए उस पर CP नहीं दिया हो रहता है, क्या दिया हो रहता है, MRP दिया हुआ रहता है। बोलो रहता है क्या, तो ये जो MRP है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। देखो होता क्या है, कभी भी हम लोग CP, कभी भी वस्तु को जाते हैं खरीदते हैं, खरीदने के बाद मार्क प्राइस जो होता है वो हमेशा बढ़ा करके रखते हैं। हमेशा क्या करते हैं बोलो, बढ़ा करके रखते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, मार्क प्राइस पे ही सेलिंग कर दिए तो यही सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ग्राहक को थोड़ा सा आसान भी करते हैं। आसान करने का मतलब उसको थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। ये क्या करते हैं बताओ, डिस्काउंट देते हैं। और डिस्काउंट कभी भी होगा तो ये थोड़ा सा घटा के होगा। डिस्काउंट कभी भी होगा ये थोड़ा क्या होगा, घटा के होगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मार्कअप। और इसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट। मार्कअप हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू होगा और डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू होगा। बोलो होगा क्या। कभी भी प्रॉफिट या जो लॉस होता है वो सिर्फ इस दोनों के बीच का रिलेशन होता है। ध्यान से समझो, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट हुआ तो इंक्रीजिंग वैल्यू, या तो लॉस हुआ तो डिक्रीजिंग वैल्यू। समझ रहे हो क्या, रिलेशन को समझना है। आप बताओ मार्कअप किसके किसके बीच का रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे CP और MRP के बीच का रिलेशन होगा। आप बताओ डिस्काउंट किसके किसके बीच का रिलेशन होगा, तो MRP और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होगा। प्रॉफिट या लॉस, इस दोनों में से कोई भी रिलेशन वो किसके किसके बीच होगा, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होगा। बात आ रहा समझ में। यहां पर ध्यान से समझना, अभी कॉस्ट प्राइस और MRP में अगर तुलना करें, कॉस्ट प्राइस और MRP में अगर हम लोग तुलना करें तो हमने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस किसी भी हाल में इनिशियल प्राइस है। किसी भी हाल में जब ये इनिशियल प्राइस है तो मार्कअप हमेशा क्या होगा, अगर सिर्फ इस दोनों में तुलना हो रहा है तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस हो जाएगा। बोलो होगा क्या। या अगर MRP और सेलिंग प्राइस में कभी भी तुलना करें तो इस दोनों में किसी भी हाल में हमने क्या कह दिया कि ये फाइनल प्राइस है। बोलो
और जब ये फाइनल प्राइस होगा तो इस कंडीशन में एमआरपी हमेशा क्या होगा, इनिशियल प्राइस हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एमआरपी हमारा कभी फाइनल प्राइस होता है, और फाइनल प्राइस कब होता है, जब ये सीपी से रिलेशन में आता है। और एमआरपी हमारा इनिशियल प्राइस कब होता है, जब इसका तुलना सेलिंग प्राइस के साथ होता है। बात आ रहा समझ में? ठीक है, मार्कअप हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू होगा। अगर 10% मार्कअप किया, ध्यान से समझना, अगर 10% कहा जा रहा है कि मार्कअप किया, प्लस को हटा देते यहां पर, अगर 10% मार्कअप किया, ध्यान से समझना। अब 10% मार्कअप का मतलब क्या होगा कि मार्कअप सबसे पहले देखो कि रिलेशन किसके किसके बीच का है, तो मार्कअप रिलेशन है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच, यानी मार्क प्राइस के बीच। 10% मार्कअप रिलेशन किसके किसके बीच का है, मार्कअप किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो सीपी और एमआरपी के बीच, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच, मार्क प्राइस के बीच। ये पता चल गया। अब 10% मार्कअप हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू होता है। मार्कअप हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू होता है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1/10। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस इनिशियल प्राइस अगर ये 10 है, तो 10 से 1 बढ़ा करके हम लोग एमआरपी क्या लिख देंगे बताओ, 11। बोलो लिखेंगे क्या? अगर 10% डिस्काउंट के बारे में बात किया, 10% डिस्काउंट के बारे में बात किया, ध्यान से समझना, सिर्फ 10% डिस्काउंट के बारे में बात किया, तो डिस्काउंट किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो आप बोलोगे एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है। सेलिंग प्राइस किसी भी हाल में क्या है, यहां पर फाइनल प्राइस है, और इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा आपका, एमआरपी हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। 10% ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा डिक्रीजिंग वैल्यू होता है, छूट दिया जाता है, कम करके दिया जाता है। कभी ऐसा सुने हो कि 100 रुपया का सामान है, 120 रुपया में हम तुमको दे रहे 20 रुपया डिस्काउंट दे करके, बढ़ा करके, तो फिर क्या करेगा कस्टमर, समझ रहे हो ना, 10 गाली दे करके निकल लेगा। चलो, तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग वैल्यू, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, 1/10। तो किसी भी हाल में एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, डिस्काउंट होता है, बोलो होता है। और इस दोनों में इनिशियल प्राइस कौन सा होता है, तो एमआरपी होता है, और इनिशियल प्राइस हमेशा नीचे में दिया जाता है, यानी 10, और 10 से 1 घटा करके क्या लिख देंगे हम लोग, 9। यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? 10% अगर प्रॉफिट बोल दिया तो वो किसके किसके बीच का रिलेशन होगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन। ठीक है, जैसे बोला 10% प्रॉफिट, यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, इसको समझना सिर्फ। अगर 10% बोल दिया प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, तो आपको पता है कि प्रॉफिट किसके किसके बीच का रिलेशन है, किसी भी हाल में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का ही रिलेशन है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ये जो 1/10 है, प्रॉफिट हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग लिखेंगे ये 10 है, तो 10 से 1 एक्स्ट्रा करके बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर यही बात बोल दिया 10% लॉस, 10% बोल दिया लॉस, तो ये किसी भी हाल में क्या है बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ही बीच का रिलेशन है। अगर 10% बोल दिया लॉस, 10% अगर बोल दिया आपका लॉस, तो ये किसी भी हाल में किसके किसके बीच का रिलेशन है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है। लेकिन इस बार रिलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग वैल्यू का। तो 10 रुपया है, 1 रुपया कम करके बेचा, तो इस बार सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 9 रुपया हो गया। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 10% प्रॉफिट पर 10 से 11 हो गया। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 10% लॉस पर 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, जितना भी हमने आपको बताया है। थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, आपको ये लग सकता है। हमने क्या किया है, एक तरफ से जितना भी चैप्टर है, कहीं भी हमें इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू, ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। वहाँ से ही हमने आपको बताना शुरू कर दिया कि ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन जो है वही इंक्रीजिंग वैल्यू है, लेस देन जो है वही डिक्रीजिंग वैल्यू है। ग्रेटर देन हर एक उस जगह लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू हर एक उस जगह लगा सकते हैं जहां पर हमें पता चल रहा है कि बढ़ रहा है। 10% स्पीड बढ़ा लिया तो वहां भी हम लोग ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं। 10% स्पीड घटा लिया वहां भी हम लोग लेस देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डिक्रीजिंग वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या किसके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन और दूसरे नंबर का क्वेश्चन दोनों मैं एक साथ ही आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 22.5% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है, बोलो हो रहा है क्या? 22.5% 45% का आधा होता है, ये हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था।
45% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/20 होता है, तो 22.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 9/40। याद रखना, हमने क्या बताया 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/20 और 45 का आधा होता है 22.5%। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए है ना, 9 ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा है 45 का आधा, तो 9/20 का भी आधा। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 9/40। बोलो है क्या? तो अभी प्रॉफिट बोला, तो प्रॉफिट किसके किसके बीच का रिलेशन होता है, आप खुद बोलो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 40 से 9 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 40:49 आ गया। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन कहा जा रहा 1470 रुपया में बेचने पर बोला, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं 49 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 1470। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा कॉस्ट प्राइस बराबर ज्ञात करें, तो 49 इकाई 49 दिया हो जाता आपका 147, यानी 1 यूनिट बराबर 30 के। कॉस्ट प्राइस हमारा निकालना है तो 40 गुना 30 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1200 रुपया। खत्म, देख लो। बोलो आ रहा समझ में, ध्यान से समझ में आया क्या? एक और तरीका मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं, समझना उसको। सिर्फ एक और तरीका मैं क्या सिखा रहा हूं, कभी भी इनिशियल, हम तो इसका चर्चा पहले भी कर चुके हैं, कभी भी इनिशियल प्राइस से फाइनल प्राइस निकालने जाओ तो आप फ्रैक्शन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शनल वैल्यू का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। और कभी भी फाइनल प्राइस से इनिशियल प्राइस जाओ निकालने के लिए तो आप रिवर्स मल्टीप्लाई करो। कैसा मल्टीप्लाई करो? रिवर्स मल्टीप्लाई करो। क्यों करो सब मैं समझा रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आप खुद सोचो कि अगर ए से बी निकालना हो, अगर ए को मान के चलते हैं ये इनिशियल प्राइस और बी को फाइनल प्राइस मान के चलते हैं, और हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 4/5 से मान के चलते हैं। खुद सोचो, ये इनिशियल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है, तो अगर हम लोग 4/5 से गुना करते हैं तो ये फाइनल प्राइस आ जाता। अब खुद सोचो कि अगर बी से ए की तरफ जाएंगे, बी में किससे मल्टीप्लाई करके ए आ जाए, तो ये जो 4/5 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी में 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए होगा कि नहीं होगा? यानी हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल प्राइस से फाइनल प्राइस जाओ, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो फाइनल प्राइस से इनिशियल प्राइस आने में क्या करो रिवर्स मल्टीप्लाई करो उसी का। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है ये बात आपको समझ लेना है। इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है, हम लोग खास करके डीआई में खूब इसका इस्तेमाल होता है, तो समझना ध्यान से इसको। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, इनिशियल से फाइनल प्राइस पता करना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और फाइनल से इनिशियल प्राइस पता करना हो तो रिवर्स मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में हमारा जो दूसरा तरीका है, दूसरा अप्रोच को समझो, दूसरा अप्रोच को, हमारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ, निकालना हमें क्या है कॉस्ट प्राइस। बोलो है क्या? क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ सेलिंग प्राइस, निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। आप खुद बोलो कि कॉस्ट प्राइस इनिशियल प्राइस होगा कि सेलिंग प्राइस इनिशियल प्राइस होगा? किसी भी हाल में कॉस्ट प्राइस इनिशियल प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा फाइनल प्राइस होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा फाइनल प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा 1470 रुपया दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है ना। क्वेश्चन में क्या कहा 9/40 प्रॉफिट होता है या 22.5% प्रॉफिट होता है, तो 9/40 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 49/40। बोलो होगा क्या? 9/40 अगर बढ़ के आएगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 49/40। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसको उल्टा 40/49 से। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, देख लो 49 दिया 147, 30 गुना 40 मल्टीप्लाई करो 1200 रुपया। ये भी एक तरीका है भाई मेरे, आ रहा समझ में? बढ़े क्या? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देख लो दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी दिया हुआ। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लो, क्वेश्चन आपके सामने ही है। बोला 155 रुपया में बेचने पर, 155 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का इस बार लॉस हो रहा है। तो दोनों ही तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं, 16.2/3% का लॉस हो रहा है। 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 6 से 1 कम कर देंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है ये 5 हो जाएगा।
और लॉस या प्रॉफिट हमेशा किसके बीच का रिलेशन होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, अब 155 रुपया में बेचा तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 155 रुपया के तो 6 यूनिट बराबर निकालना है। 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 इकाई 5, तो 31 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 186 रुपया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। दूसरा जो तरीका हमने आपको बताया, दूसरा तरीका क्या है? इस बार फाइनल प्राइस फिर से दिया हुआ 155, बोलो दिया हुआ क्या? मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स, 6 से 1 कम होकर के ये इसका टोटल क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6 होने का मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 5/6 से, रिवर्स मल्टीप्लाई करो तो 6/5 से। आंसर आ गया, सीपी निकल जाएगा। देख लो, 31 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 186, खत्म। आया समझ में? चलिए ठीक, बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या? एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, दोनों ही तरीका से आपको मैं समझा रहा हूं। यहां पर 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% प्रॉफिट होने का मतलब इसका जो परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू, वो क्या है? 1/8 है। यानी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू, वोल वैल्यू देखेंगे तो ये बढ़ करके क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अभी अगर इसका इस्तेमाल करें, रेशियो का इस्तेमाल करें, तो हम लोग बोल सकते हैं 8 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 8 से 1 बढ़ा करके 9 इसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोलो होगा क्या? 8 अगर इसका कॉस्ट प्राइस है तो 9 क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 630 रुपया में बेचने पर, फिर से सेलिंग प्राइस ही हमारा दिया हुआ, तो 630 रुपया में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 9 सत्ते 63, आपको यहाँ पर देखो 1 यूनिट बराबर 70 के आ गया, तो 8 यूनिट बराबर 560 के आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा। दूसरा भी तरीका हमें यहाँ पर देखना है। दूसरा तरीका देखो, और भी इससे भी आसान हो जाएगा। दोनों ही तरीका को सीखना है, कोई भी एक अप्रोच का ही हम लोग एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों अप्रोच को समझना। फिर से हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ 630, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 9/8 का 8/9 से, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो 9 सत्ते 63, 70 को 8 से मल्टीप्लाई करो 560, ये देखो आंसर हो गया आपका। बोलो क्लियर हुआ क्या? फिर से देखो, चौथे नंबर का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एक वस्तु को 1470 में बेचने पर 16.2/3% का प्रॉफिट होता है। अभी हम किसी एक ही तरीका से यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखो 16.2/3% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? ये 1/6 होता है। वोल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 7/6, बढ़ेगा तो, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग कॉस्ट प्राइस अगर 6 लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1470 में बेचा गया, यानी हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1470। अभी 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 210 हो गया, 1 बराबर, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 210, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1260 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये अब इस तरह का क्वेश्चन तो आप आराम से बना ही लोगे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। 5वां नंबर का आप खुद बना लोगे। 6ठे नंबर को मैं बताता हूँ आपको। ठीक, 5वां नंबर में क्या है? 8.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? आप खुद बोलो। 1/12 होगा। परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। 8.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ, 1/12 होगा, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बना लोगे। 6ठे नंबर पे आ जाओ। ठीक है, कहा जा रहा है 76 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 52% का प्रॉफिट होता है, तो इस वस्तु को 75 रुपया में बेचा जाए तो प्रॉफिट प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, 52% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप 52% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं भी जान रहे, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो 52% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि 152% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोलो होगा क्या? बोला 76 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 52% का प्रॉफिट, तो 152% बराबर क्या हम लोग 76 रुपया बोल सकते हैं क्या? या 76 रुपया बराबर 152% के, तो 75 रुपया बराबर क्या हो जाएगा? 75 रुपया बराबर हमारा हो जाएगा 150% के। अरे 76 दूनी 152, तो 75 दूनी 150। 76 रुपया में बेचा तो 52% का प्रॉफिट हुआ। 75 रुपया में बेचा तो 50% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है। 7वां और 8वां नंबर के क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। बेस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप चेंज करके देखो। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है।
विक्रय मूल्य के, क्वेश्चन बोल दिया चेंज कर दिया, अब जबरदस्ती चेंज कर दिया, अब नहीं हम तुलना करेंगे किससे, तो विक्रय मूल्य से, तो करो तुलना विक्रय मूल्य से। तो जिससे तुलना किया जाता है हमेशा वो कहाँ होता है, नीचे। बोलो कहाँ होता है, नीचे। ठीक है, बोला क्या, विक्रय मूल्य के 16.2/3%, 2/3% प्रॉफिट, तो 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/6। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, किससे तुलना कर रहा है, तो विक्रय मूल्य से तुलना कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य से जब तुलना कर रहा है तो नीचे में क्या होगा इस बार, विक्रय मूल्य, ये तो वास्तविक प्रॉफिट नहीं है, तो नीचे में क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, और जब भी 6 से 1 हमारा तुलना होगा, ध्यान से समझना, 6 से 1 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस घट जाएगा। तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 हो जाएगा। बोलो होगा क्या, अरे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कैसे समझे, देखो चलो प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं 1, प्रॉफिट क्या लिख लिए 1, सेलिंग प्राइस क्या बोला 6 है, सेलिंग प्राइस से तुलना किया तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा 1। अब आप सोचो कि जब हो रहा है इसमें प्रॉफिट, रियल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और जब रियल में प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ऊपर होता है। कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ऊपर। तो जब कॉस्ट प्राइस से ऊपर होगा, 5 से 1 बढ़ेगा तभी तो 6 होगा ना, तो जब भी ऊपर होगा तो 6 से 1 घटेगा तभी तो कॉस्ट प्राइस हमारा 5 आएगा। अभी आया समझ में। अब वास्तविक प्रॉफिट परसेंट बोला, तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट यहां पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में तुलना करो, कितना प्रॉफिट हुआ 1। वास्तविक प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 1/5 गुना 100% करोगे, आंसर आपका आ गया है 20%। खत्म। आया समझ में, नहीं आया समझ में, थोड़ा सा समझो। एक और क्वेश्चन हम लोग 8वें नंबर का देते हैं, यहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% लॉस पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि ज्ञात करें। फिर से ये किससे तुलना किया, विक्रय मूल्य से। 25% का लॉस हुआ, तो 25% का लॉस होने का मतलब है तुलना किससे कर रहा है, विक्रय मूल्य से, तो सेलिंग प्राइस और ऊपर में क्या होगा, लॉस। सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस नीचे होगा, ऊपर में क्या होगा, लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि हम विक्रय मूल्य से तुलना कर रहे हैं। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। बोलो होता है क्या, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, अभी तो 4 आ गया, लॉस क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, 1 लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ऊपर होगा। अभी तो हमने आपको बताया था ना, कभी भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ऊपर, और कभी भी लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कहाँ होगा, नीचे होगा। अभी लॉस हो रहा है तो लॉस 4 है, अगर लॉस यहाँ पर सेलिंग प्राइस 4 दिया हुआ और लॉस 1 दिया हुआ, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ऊपर होगा, तो 4 में 1 को इस बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो वास्तविक लॉस परसेंट अगर निकालना है तो अब फिर इस दोनों में ही मात्र तुलना करना पड़ेगा। कितना कम हो गया बताओ, तो आप बोलोगे 1 कम हो गया, कितना में, 5 में। आंसर आ गया 20% रियल में लॉस हुआ। वास्तविक लॉस अगर आपसे पूछा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20% लॉस। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ेंगे, और इस तरह का आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो 9वां नंबर का भी सेम क्वेश्चन है, तो 1 नंबर हम और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, यहाँ पर आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य के 8.1/3% प्रॉफिट पर बेचता है। तो 8.1/3% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 क्या लिखेंगे, 12, चूंकि ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया, और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं 12 है, और प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, ऊंचा होगा। बोलो होगा क्या, और जब भी सेलिंग प्राइस ऊंचा होगा तो कॉस्ट प्राइस उतना नीचे होगा। कॉस्ट प्राइस नीचे होने का मतलब 12 से 1 कम होकर के क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 11 आ जाएगा। अभी देख लो तो कितना प्रॉफिट हुआ, बोलोगे 1 प्रॉफिट हुआ, कितना में, 11 में। आंसर आपका आ गया 9.09% प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट। खत्म। अरे 1/11 का परसेंटेज वैल्यू निकाल लो ना, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 9.09%। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल के क्लास में फिर हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन से आगे देखना शुरू करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सबों को इसका फंडा समझ में आ गया, बेसिक्स को आप समझ चुके होंगे।
ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं फिर।